कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फौज पर तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या हिंदुस्तानी फौज के लिए मुनासिब है कि वो यकसा सिविल कोड के मसले को कश्मीर जैसे हसास इलाके में प्रचार करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज को गैर सियासी और गैर मजहबी रहना चाहिए। ये तनाज़ा यूसीसी सेमिनार इन दिनों बुनियादी असूलों के लिए एक बड़ा खतरा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से हिंदुस्तानी फौज को मजहबी मामलात में मुदाखलत के साथ साथ सियासत की गंदी दुनिया में मुलविस होने के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि फौज को लोगों और नौजवान नस्लों को यकसा सिविल कोड के फवायद के बारे में आगाह करने का पूरा हक है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो शुरू से ही एंटी आर्मी बातें करते रहे हैं। सैनिक कॉलोनी बनती है, उनको तकलीफ होती है, और ये नहीं कहते कि आर्मी ने कश्मीर में कितना लोगों को अवेयरनेस दी है। भारत भ्रमण के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में वहां से लोगों को ले जाती है, उनकी काउंसलिंग करती है, और जो लोग मिलिटेंसी में या इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर भी काम करती है। तो अगर आर्मी को जिस क्षेत्र में काम करना है, अपने लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए क्या? ये इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जब भी, क्योंकि सभी को समान अधिकार की जो भारत सरकार ने बात की है उसमें किसी को कम नहीं किया है। जो अधिकार सभी को दिए हैं, इस चीज को इनको समझना चाहिए। विरोध करने के लिए विरोध करना इनकी आदत बन गई है, और आर्मी का विशेष करके। वो कहते हैं कि आर्मी जो है पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। ये इस आर्मी का काम नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, लेकिन आर्मी क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं होता। आर्मी भी इस देश के वो सभी नागरिकों को, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको बुला करके अवेयर कर रही है। क्योंकि इस पर जो उमर अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, धर्म के नाम पर भड़का करके लोगों को खराब कर सकते हैं, इसलिए करना भी जरूरी है। फौज पूरी तरह से लोगों के हितों के लिए वहां पर इन्वॉल्व रही है। जब 2014 में सैलाब आया था, लाखों लोगों को उन्होंने बचाया, तब इनको याद नहीं आया। तब फौज की कोई भी बात होती है तो फौज के खिलाफ मिलना इनकी आदत बन गई है। अगर स्थानीय लोगों को अवेयर किया जाता है, वो लोगों के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। सीए आ गया है, क्या आपको लगता है ये अब यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? एक देश में समान अधिकार सभी को मिलने चाहिए। इस प्रकार की एक जो प्रयास है भारत सरकार का, ये जो अलग अलग से तुष्टीकरण की नीतियां हैं, इसी ने ही देश को खराब किया है। उसी के कारण से दंगे फसाद, और कांग्रेस यही चाहती रही है, और जो पहले सरकारें रही हैं उनका यही मत रहा। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियंस, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए, लेकिन उनको, उनकी राजनीति इसी से चलती है, तो वो तो देंगे ही। आर्मी के खिलाफ बोलना उनकी आदत बन गई। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंद्र गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर, कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो बहुत ही एक निराशाजनक बयान है, उसकी वो कंडेम करते हैं, और कह रहे हैं कि फौज सिर्फ अपना काम कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है, उसमें कोई गलत नहीं है, और फौज का भी अपना दायित्व है। और उमर अब्दुल्ला जैसे बयान दे रहे हैं, उससे वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इंकशाफ किया कि वो जम्मू कश्मीर की बहुत सी छोटी जमातों से राब्ते में है, ताकि मुजवज़ा तीसरा महाज जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मजबूत मुतबादिल बन सके। उन्होंने तीसरा महाज बनाने वालों को बीजेपी एजेंट करार देने पर मुखालफिन की तनकीद भी की। उन्होंने वाज़े किया कि DPAP अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह पर मुश्तमिल ये नया महाज तमाम लोकसभा सीटों पर लड़ेगा, और इस फ्रंट की हतमी शक्ल अगले हफ्ते मंजर आम पर लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी सियासी पारा हाई है, और इसी बीच जो थर्ड फ्रंट का कयाम अमल में आने वाला हो, उस पर भी वो भी एक चर्चा का मौजू बना हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन जैसे नेता थर्ड फ्रंट बनाने के कवायद में व्यस्त है, मशगूल हैं। और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि इस थर्ड फ्रंट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कई और नेताओं और छोटी छोटी पार्टियों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं सलमान निज़ामी, जो कि जम्मू कश्मीर DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन है। सलमान, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हमने ये सुना है कि ये जो अगले हफ्ते इसका क़याम अमल में आएगा, फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगा। इसी बीच ये भी खबरें हैं कि कुछ नई छोटी छोटी पार्टियों को भी इसमें, चाहे जम्मू में है, कश्मीर में, उनके रवाबित में, राब्ते में भी हुआ।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी रियासत में घूमे और जो रिस्पांस हमें मिला वो बहुत ही अच्छा था और ओवरवेलमिंग था। और लोग चाहते हैं तब्दीली, लोग चाहते हैं उस लीडर के साथ जुड़ना जो लीडर साफ हो, जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं हो, जिस पे कोई एलिगेशन ना हो, जिसने कोई क्रिकेट स्कैम नहीं किया, जेके बैंक स्कैम नहीं किया, और जो लीडर दिल्ली में भी वही बात करे और कश्मीर में भी वही बात करे, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। तो लोग उन तंजीमों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने दिल्ली में एक बात की, कश्मीर में एक बात की, कत्लो गारत करवाई, पीएसए लाया, एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए। उन तंजीमों से लोग तंग आ चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है कि एक तरफ से उमर साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फारूक साहब दूसरा स्टेटमेंट है, एक टांग उन्होंने कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग उन्होंने बीजेपी में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो हकूक छीने गए, आर्टिकल 370 हटा, हमारी ज़मीनें छीनी गई, नौकरियां छीनी गई, स्टेटहुड हमसे छीना गया, तो इस पे कौन लड़ सकता है? वो ऑल्टरनेट सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। इसलिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इन मुझे लगता है जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी तंजीमें बयानात देते हैं और उनका भरोसा नहीं है वो कल कहाँ जाएं, तो इसलिए वो पार्टियां एक होना चाहती हैं, आज़ाद साहब का साथ देना चाहती हैं इस मिशन में। तो बहुत सी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे उसमें मुजफ्फर बेग साहब भी हैं। नहीं, देखिए अप्रोच तो कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि फर्स्ट स्टेज पे बातचीत हो रही है। अब आज़ाद साहब 25 तारीख को जम्मू आएंगे, फिर हमारा नॉमिनेशन है 24 तारीख को जीएम सरोड़ी साहब का। उसके बाद हम लीडरान जो हैं जम्मू में बैठेंगे, वर्किंग कमेटी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी की बैठेगी। अभी हमारा कल ही सिंबल जो है वो बकेट अनाउंस हुआ है। तो हमें पार्टी को भी पहले सलाह मशवरा करना है कि हम किसके साथ जाएँ, कौन कहाँ लड़ेगा, किस सीट पे हम मजबूत हैं और बाकी तंजीमें मजबूत हैं। लेकिन अलायंस होगा और आने वाले वक्त में जो है वो जो है अनाउंसमेंट होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सलमान निज़ामी दावा कर रहे हैं, और दावा ये कि थर्ड फ्रंट का वजूद जल्दी से अमल में आएगा, इसी हफ्ते जो नेक्स्ट हफ्ता है उसमें आ जाएगा। और दूसरा दावा इनका ये है कि इनके आने के बाद जो अलायंस बनेगा, जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, कांग्रेस या बाकी पार्टियां, वो कहीं दिखेंगी ही नहीं। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जेकेपीसीसी के वर्किंग सदर रमन भल्ला को जम्मू सीट से खड़ा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल चौधरी लाल सिंह की उधमपुर से उम्मीदवारी के ताल्लुक से बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी की अगर हम बात करें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अभी तक जम्मू और उधमपुर के लिए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। उनमें से जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेशन भी भरा है। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहां जम्मू और उधमपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी ऐसा नहीं आया है कि किसको लड़ना। हालांकि ये बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि चौधरी लाल सिंह उधमपुर से और रमन भल्ला जो कि पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू से, उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल अभी इस पर कुछ नहीं आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रविंदर शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। सर, ये तो आप कह रहे हैं, सवाल यही है कि कब तक इनकी अनाउंसमेंट होगी ऑफिशियली, कब तक ये अनाउंसमेंट? चर्चाएं तो बहुत है लाल सिंह साहब की उधमपुर से और यहाँ बल्ला साहब की, लेकिन ऑफिशियली कब तक होगा? फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी, कैंडिडेट्स को कन्वे कर दिया गया है। पार्टी ने चुनाव लड़ना है, पार्टी घेर कर चुकी है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। कल परसों ही आपने देखा कि जिस तरह से लाल सिंह का स्वागत हुआ, यहाँ से कठुआ तक 100 किलोमीटर के एरिया में 8 घंटे में वो पहुँचे। और जितना रोष है भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर में ख़ास करके, जम्मू में ख़ास करके, कि हमारी तजारत, हमारी नौकरी, हमारी ज़मीन जो है वो बाहर के लोगों के लिए छोड़ दी गई और यहाँ के लोगों के लिए कोई कारोबार नहीं बचा। और जहाँ की डोगरा आइडेंटिटी जो रियासत थी और जहाँ की असेंबली हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स ख़त्म कर दिए। लद्दाख जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ एजिटेशन चल रही है, जम्मू भी बहुत गुस्से में है। और इसलिए हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंडिया अलायंस सारी सीटें जीतेगा। मतलब पहले तो रमन भल्ला की बात करूं, वो दोबारा अब चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। चलिए, फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, अभी पार्टी की चर्चा हुई है
और लेकिन यह कितना उनका कितना लगता है आपको कि उनकी जिसको भी टिकट मिलेगी उनका आधार तो अच्छा वर्किंग प्रेसिडेंट है। दोनों कैंडिडेट्स अगर वही होते हैं तो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और भी जिसको पार्टी फाइनली जिसको टिकट देगी, मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं है। पार्टी एकजुट है, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए पार्टी एकजुट होकर करेगी। और इंडिया ब्लॉक है, उसमें हमें नेशनल कांग्रेस, पीडीपी या दूसरे भी जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, शिवसेना और स्मॉलर पार्टीज भी, आम आदमी पार्टी, तमाम हम एकजुट हैं। और इसलिए हमें लगता है कि जम्मू की दोनों सीटें भी इस बार हम बीजेपी से खोलेंगे। लास्ट में ब्रीफ में कश्मीर वैली से तो आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट वहाँ पे करेंगे? नहीं, अभी फार्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कौन अलग अलग लड़ रहा है नहीं लड़ रहा। अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमले हैं जमहूरियत के ऊपर, देश के प्रजातंत्र के ऊपर, दो चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन में अंदर किए जाते हैं। और मेरा सवाल है कि अगर अलग अलग वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो तो अभी स्पेकुलेशन आप कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम चाहेंगे कि वो सारे दल जो है इकट्ठे रहे, लेकिन यह है कि उसके बारे में चर्चा समय पे होगी। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख का क्या मन है? क्या आप वहाँ से सीट जिसको मिलेगी उसमें सारे साथ देंगे। अगर वो कांग्रेस को मिलती है, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन लद्दाख की सीट आज जीती हुई सीट है। आप देख नहीं रहे कि लद्दाख -12 डिग्री पे अनशन कर रहा है। और वो लद्दाख जिसको देश को कहा कि हमने बहुत कमाल कर दिया, उस लद्दाख को आपने सारी चीज़ें मानी भी, फिर भी स्टेट हुड और असेंबली के लिए वो लोग मरण व्रत पे हैं और सारी सरकार खामोश है। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के साथ धोखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, उसका जवाब लोग देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रविंदर शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स का ऑलमोस्ट चयन हो गया है। इशारों में उन्हें बता दिया है कि रमन बल्ला जम्मू से और लाल सिंह उधमपुर से फाइनल हो चुके हैं और अनाउंसमेंट जल्दी होगी। और इनका ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक अभी टैग्ड है और जो थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें कोई दम नहीं है। इनके मुताबिक वो फेल्ड है और वो ABC है बीजेपी का। कैमरामैन आशुक के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक जोरदार गूंज है कि बीजेपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि इंतखाबात में तीसरे महाज के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। ताहम जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी वादी की तमाम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से बात हुई है। रैना ने एक बार फिर अपोजिशन को डूबता हुआ जहाज करार दिया। आपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, जम्मू का भी और उधमपुर का भी, ठीक है? बाकी तीनों का भी हो जाएगा बहुत जल्दी तीनों का होगा। अनंतनाग रजौरी सीट बीजेपी लड़ेगी और जिस तरीके से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी और पुंछ में आज बीजेपी का ज़बरदस्त माहौल है, लोगों की बीजेपी को सपोर्ट है। हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के हों, कश्मीरी पंडित हों, सब एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर वैली की तीन सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि आप सपोर्ट करेंगे? हम ही लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? पार्टी के हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा साहब, उनसे मेरी बात हुई है। बीजेपी पूरी तैयारी में है। उन्होंने हमें पूछा था कि अनंतनाग, रजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीट, तो मैंने कहा बीजेपी तैयार है। जम्मू की 2 सीटें भी जीतेंगे, कश्मीर की 3 भी जीतेंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट का भी अब चल रहा है यहाँ पे। हमारा एक ही फ्रंट है बीजेपी। एक सवाल मैं ये पूछ रहा था कि क्या अगर आपको कहा जाए कि उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कल असेंबली इलेक्शन भी है, आपको उनकी जरूरत भी पड़ सकती है। हम अपने दम पर पार्लियामेंट भी जीतेंगे, असेंबली भी जीतेंगे, बीजेपी की जीत होगी। मुझे यकीन है जिस तरीके से लोगों की सपोर्ट आज बीजेपी को मिल रही है, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब कश्मीरी, डोगरा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब एकजुट होकर, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, गरीब को इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, गरीब की मदद होना चाहिए, गरीब की खिदमतदार सरकार होना चाहिए। अगर आप इसका मतलब है आप रूल आउट कर रहे हैं किसी भी को सपोर्ट करना है, या आप ये कह रहे हैं कि आप सारी दुनिया बीजेपी को सपोर्ट कर रही है तो मैं तो दुनिया को, लोगों को सपोर्ट करूंगा। जो लोग कहते हैं लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं किसी और को कैसे सपोर्ट करूंगा?
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने जम्मू कश्मीर की 2 नशिस्तों से लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। अनंतनाग और जम्मू से फ्रंट इंतखाबात में हिस्सा लेगा। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जम्मू लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर अनंतनाग लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। दल ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कौमी सदर अंकुर शर्मा ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू सूबे की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रही है। अंकुर शर्मा ने जम्मू पार्लिमानी हल्के के लिए अपने नाम का ऐलान किया। वहीं उधमपुर पार्लिमानी हल्के से मनोज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे और उन्होंने कहा कि तीसरे उम्मीदवार का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहां से चुनाव लड़ूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप अगर कटरा में प्रीमियर लीग सीजन 4 का सफल समापन, विजेता टीम को 6 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। टूर्नामेंट में कुल 31 टीमों ने लिया था भाग। बीएसएफ की 148वीं बटालियन ने निकाली रैली। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत निकाली गई एंटी ड्रग्स रैली। लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। जम्मू में पुलिस स्टेशन कानाचक द्वारा 30 बोतल अवैध शराब हुई बरामद। एसएचओ श्यामलाल के नेतृत्व में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। बीएसएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत रंगवार इलाके से बरामद की हथियार और गोला बारूद का जखीरा। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी तलाशी। राइजिंग भारत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस से नहीं संभल रहा है हिमाचल, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से इनकार। कहा वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, केवल एमपी फंड बांटने से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे कार्यकर्ता हैं निराश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की बात पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जताई आपत्ति। कहा प्रतिभा सिंह का बयान पार्टी हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस को खोजे नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, हर बड़े नेता कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नदीमर गांव में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों को खराज अकीदत पेश करने वाले लोगों ने एक एसआईटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस कत्लेआम के कसूरवारों की निशानदेही करने और उन्हें सजा देने की मांग की। 2003 में साउथ कश्मीर के नादीमर गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की गई और आज उन शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं कश्मीरी पंडित वो आके उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनका जो सोल है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पुष्प अर्पित करके उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। ये मामला उस वक्त पेश आया था जब 23 मार्च की रात को 2003 में अचानक आतंकी नादीमर गांव में नमूदार हुए और एक एक करके कश्मीरी पंडितों के 24 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 2 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इन लोगों का शायद कसूर यही था कि वो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था आतंकवाद की वजह से, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि शायद
उनका वहीं रहना बेहतर होगा, वो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के समर्थक आतंकियों को वो बात नहीं भाई और इस तरह से इन लोगों की निर्मम हत्या की गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस गांव के रहने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात उस वक्त थे और क्या कुछ वहाँ हुआ। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, किस तरह के हालात थे वहाँ पर, क्यों कर लोग वहीं उसी गांव में रहे थे तब तक? बेसिकली हम नाडीमर्ग में लगभग 50 से 60 फैमिलीज़ रहते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, और विस्थापन के समय में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वहाँ से चले गए थे। 11 से 12 परिवार वहाँ रह रहे थे। ये इस हैसियत से वहाँ रहते थे कि ये हमारा पुश्तनी गांव है, यहाँ पर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं। और लोगों ने भी उनको अपने तौर से आश्वासन दिया था कि आप यहीं पर बैठिए। मगर 2003 की घटना है कि जब रात में वहाँ पर आतंकी आए, उन्होंने घर घर से सबको निकाला, क्योंकि गांव बहुत बड़ा था। एक मंदिर के सामने उनको जमा करके गोलियों से भून डाला। उस घटना के बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि उस घटना के बाद वहाँ कुछ एक ही बचे, 5-6 लोग जो बच गए वो बड़ी मुश्किल से वहाँ जान बचा करके वहाँ से भाग गए थे। तो आजकल वहाँ के लोग सारे देश में फैले हुए हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ जम्मू में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ यहाँ रहते हैं। और इनकी याद में हम हर 23 मार्च को ये श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हैं। नहीं, अगर गवर्नमेंट प्रयास करेगा तो इसका एक वाइट पेपर निकलना चाहे ताकि जब गवर्नमेंट प्रयास करेगा तो हर कुछ चीज़ संभव है। हम चाहते हैं कि एक SIT बनाया जाए, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, जितने ये सारे केसेस हैं उनको, ताकि इनका फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए। उनका यही कहना है कि एक SIT का गठन किया जाए ताकि जो उन्होंने ये कत्लेआम किया है उनकी आइडेंटिफिकेशन हो और उनको सज़ा मिले। हालांकि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो लोग वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर उन लोगों को जो इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए तो कहीं न कहीं उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें एक आत्मा की शांति ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। 23 मार्च 2003 को लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने शोपियां जिले में हमला बोल दिया था। दहशतगर्दों ने नादीमर्ग गांव में 23 बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को कतार में खड़ा करके उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 65 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों को भी दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। कश्मीरी पंडितों के मकानात आज भी लावारिस पड़े हुए हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। कश्मीरी पंडित आज भी अपने घरों को लौटकर कश्मीरी मुसलमान बिरादरी के साथ मामूल के मुताबिक रहना चाहते हैं। वहीं नादीमर्ग के आसपास के मुसलमान उस दिन को याद करते हुए रो पड़ते हैं जब बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को दहशतगर्दों ने कत्ल किया था। लोगों का कहना है कि 23 मार्च की सुबह उन्हें मालूम हुआ कि रात में क्या सान्हा पेश आया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग खौफ के मारे अपने घरों के अंदर महसूर हो गए। इस याद दिन का खौफ आज भी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के चेहरों पर साफ दिखाई देता है। मार्च को फायर हो गया तो पंडित को सुबह आया, पंडित को 23 मार्च को यहाँ से मार दिया। पता नहीं है कौन है क्या है, हमको पता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम ने खसूसी लोक अदालत के जरिए एक अहम फैसले में हादसाती इंश्योरेंस के तहत मुतासरा कुंबे को 78 लाख रुपए की इमदाद वागुजार कराई। अब्दुल हमीद मीर साकिना चौगाम की मौत अप्रैल 2023 में एक हादसे के दौरान हुई थी, जिसके बाद मुतासरा कुंबे ने कोर्ट से रुजू किया था। मुतासरा कुंबे को जिला कोर्ट कुलगाम ने अहम फैसले के जरिए इमदाद फराहम की। अली खाना ने लोक अदालत, जज साहिबान और वकला का शुक्रिया अदा किया। गौहर बशीर अमिस गया एक्सीडेंट आज 6 अप्रैल 2023 तम पत कर क्लेम ये कोर्टस मज शुक्र गुजार यम कोर्ट यमो टाइमस अंदर अंदर और वकील साहब शुक्र गुजार यमो ये पॉसिबल वनो कि विद इन टाइम हसा कर सोन डिस्पोज ऑफ केस। इसमें जज साहब जो हमारे चेयरमैन डलसा हैं मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब और हमारी सेक्रेटरी डलसा तबस्सुम कादिर परे जी मैडम, उनकी मदद से उन्होंने हमें इसमें बहुत ही हेल्प की है। तो इसको आज डिस्पोजल किया है, तो इसमें 78 लाख रुपीस दिस विक्टिम फैमिली को मिला है लोक अदालत में। ट्रायल में जाता पूरा ये मुकदमा, इसमें इससे ज़्यादा भी अवार्ड हो सकता था, लेकिन इसको टाइम लग जाता था। उसमें कुछ दाव पेचेस भी है
फिर अगर ये अवार्ड इसके हक में होता, इंश्योरेंस कंपनी को एक मौका था कि वो उस अवार्ड को चैलेंज करें, लेकिन अब ये भी राजी हो गए कि नहीं, हम उस तवालत में नहीं जाना चाहते। तो इसमें हमने अब 78 लाख पार्टीज की रजामंदी से हमने श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में आने वाले सयाहों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। ट्यूलिप गार्डन खुलने के साथ ही सयाहों की भीड़ बढ़ने लगी। मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाह ट्यूलिप गार्डन का रुख कर रहे हैं। हम यहाँ एज ए टूरिस्ट आए हैं कश्मीर, और पिछले 8 दिन से हमें बहुत मजा आया है। हम बस इसी ट्यूलिप गार्डन के लिए वेट कर रहे थे जो आज ही खुला है। और आप देख सकते हैं कि ट्यूलिप गार्डन में अभी भी इतने फूल नहीं हुए हैं, बट जो भी हरियाली यहाँ की है वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो जो भी है, जिसको भी आउट ऑफ इंडिया जाने से पहले आप जरूर यहाँ आइए। एंड ट्रस्ट मी, कश्मीर इज ब्यूटीफुल। कश्मीर के लोग उससे ज्यादा अच्छे हैं और कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है जहां आपको समर भी अच्छा मिलेगा, विंटर भी अच्छा मिलेगा, और हर एक सीजन में कश्मीर आपको अलग ही दिखेगा। सो डू विजिट कश्मीर। कश्मीर में हम पहली बार आए घूमने के लिए। गुजरात बड़ौदा से है हम, पूरे 9 लोग आए हैं, और कश्मीर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वेदर यहाँ का, यहाँ की जो बर्फ़ है, वादियाँ है, डल लेक है, हमने बहुत एंजॉय किया। और लकीली आज हमको ये टूलिप गार्डन भी देखने को मिल गया। आज ही ओपन हुआ है 23 को, और हम सुबह सुबह में यहाँ आ गए। बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, और आई थिंक ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। बहुत अच्छा है। कश्मीर में आके बहुत नाइस एक्सपीरियंस हुआ, और टूलिप गार्डन तो जैसे बहुत अच्छा रहा देखने के लिए, और यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम बहुत 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 अच्छा है। फर्स्ट टाइम आई हैं? या हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। मैं भी बोलना चाहता हूँ, जैसा कि टूलिप हमको कभी देखने को नहीं मिलता गुजरात में, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लोग टूलिप हमको देखने को मिला, और नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। तो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस बार ट्यूलिप गार्डन में 73 वैरायटीज़ के ट्यूलिप लगाए गए हैं, और 17 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। इस बार जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का दावा है कि इस बार जो सयाह हैं वो रिकॉर्ड तादाद में आएंगे। पिछली बार 3,73,000 जो सयाह थे, जो पर्यटक थे, वो आए थे। इस बार ये माना जा रहा है कि 4 लाख से ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो ट्यूलिप गार्डन का रुख करेंगे। ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से ट्यूलिप नहीं खिला है, इसकी वजह से थोड़ी मायूसी लोगों को ज़रूर हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ करके एक अलग ही एहसास हो रहा है, एक अलग ही खूबसूरती का एहसास हो रहा है। कैमरामैन शोएब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। आप विटनेस खुद कर रहे हैं कि जो टूलिप गार्डन है, मच अवेटेड, उसकी ओपनिंग का बेसब्री से इंतजार रहता है फ्लावर लवर्स को। ऑल ओवर द जो वर्ल्ड फ्लावर लवर्स हैं, या हमारी कंट्री की अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो लोग हैं जो इसके इंतजार में रहते हैं, देयर वेट इज ओवर, एंड यू कैन सी द स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द विजिटर्स कि कितना खुश हैं। टूलिप गार्डन ओपन हो गया है। वी आर हियर टू वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। ये आए हैं, एक्सप्लोर करेंगे टूलिप गार्डन। हमने इस बार 5 नई वैरायटीज टूलिप की ऐड की है। इसके अलावा हमारे पास वेल क्यूरेटेड सिलेक्शन है डैफोडिल्स की, हाइसिंथ्स की, मस्करीज की, या बाकी जो स्प्रिंग ब्लॉसम्स है। तो ओवरऑल 1.7 मिलियन बल्बस फ्लावर्स विल ब्लूम दिस टूलिप सीजन। ये टूलिप की जो ओपनिंग होती है, इट्स बेसिकली जो टूलिप है, इट्स जो फ्लावर लवर्स होते हैं, इवन ए सिंगल फ्लावर इफ इट ब्लूम्स दैट इज सफिशिएंट टू ओपन द गार्डन। इसका जो ब्लूमिंग पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। दैट्स व्हाई वी हैव ओपन दिस गार्डन एट अ वेरी लो ब्लूम। ये 5% ब्लूम पे ही ओपन होता है, एंड इन द कमिंग डेज इट विल ब्लूम ऑलमोस्ट 20-30%। गुरेज से मजीद 3 दरमांदा मरीजों को एयरलिफ्ट करके बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पिछले कुछ रोज से 5 मरीज दरमांदा थे। किलचे इलाके के मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें तिब्बी सहूलियात को लेकर काफी मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने CHC गुरेज में देर रात तक अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अस्पताल के इर्द गिर्द कोई मेडिकल
स्टोर भी मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। दरमानदा मुसाफिरों और मरीजों को फजाई सर्विसेज के जरिए बांडीपुरा मुंतकिल किया जा रहा है। डीसी साहब से, सीएमओ साहब से कि जो यहाँ गुरेज में मेडिकल शॉप है, कम से कम एक मेडिकल शॉप के लिए यहाँ पर कमरा दिया जाए कि अचानक कोई पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जहाँ किसी टेबलेट की ज़रूरत हो वो उसको यहाँ मिल सके, वक्त पर मुहैया हो सके, वरना यहाँ बहुत मजबूरी है। कृषि इलाके का रहने वाला हूँ, बाशिंदा है कृषि इलाके का। तो मैं एक पेशेंट लेके कल पैदल उधर से निकला, कम से कम 2 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए डावर में। तो इधर कोई फैसिलिटी भी नहीं है डावर अस्पताल में। और उसके बाद जो किलशे में है, किलशे में इंजेक्शन लगाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है बिल्कुल। तो हमारा जो पेशेंट था उसको के खून से ज़्यादा मदद दिक्कत हो गई, खून आ रहा है उसका मियादे से। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप अगर अयोग्य विधायक राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी, 26 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर नतीजे भुगतने की दी धमकी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की प्रेस वार्ता। बागियों पर साधा जमकर निशाना, कहा बागी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच, असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। हमीरपुर में एक व्यक्ति पर अवैध रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयां सप्लाई करने पर मामला किया गया है दर्ज। अवैध रूप से करीब 4-5 महीनों से की जा रही थी सप्लाई। पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद किया ड्रोन। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने दी अब की बार 400 पार की गारंटी, कहा तीसरे टर्म के 100 दिन का प्लान पूरा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का बयान, नियत सही तो काम सही। नेशनल फर्स्ट की नियत से काम करने से हुए बदलाव, जिसको किसी ने पूछा उसको मोदी ने पूछा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, कहा औरंगजेब बुलाकर मुझे दी गई 104वीं गाली। भ्रष्टाचार पर एक्शन से बिलबिला रहा है विपक्ष, कार्रवाई रहेगी जारी। राइजिंग भारत समिट में गृहमंत्री ने किया 400 पार का दावा, बोले देश की जनता मोदी जी के साथ तीसरी बार बनाएंगे सरकार। सीए पर बोले अमित शाह, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एनआरसी को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, कांग्रेस के समय एनआरसी लाई गई थी। राइजिंग भारत में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पहाड़ी कबीले के एसटी फोरम जम्मू कश्मीर के वफ्द ने डीसी राजौरी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि राजौरी पुंछ की ओबीसी कम्युनिटी को बाज़ वजूहात की बिना पर एसटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। डीसी ने इस मामले में मुदाखलत की और फौरी तौर पर वजाहती हुक्म जारी किया। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के अरकान ने डीसी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि ओबीसी लोग भी आसानी से अपना एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दिया जाएगा और आपके चैनल के वसादत से जो ओबीसी समाज के लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपके चैनल के वसादत से उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके सारे ये लोग जो हैं ये आपके लिए यहाँ खड़ा थे, ये चिंता में थे, ये परेशान थे कि हमारे लोगों को क्यों जो है वो कैटेगरी से वंचित किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। तो आज क्लैरिफिकेशन आ गई है और जल्द ही जो है सारे ओबीसी समाज को है शेड्यूल ट्राइब का जो है सर्टिफिकेट आने वाले दिनों के अंदर मिलेगा। वो समस्या का हल भी निकल चुका है। हम अभी डीसी साहब से मिले हैं और पूरी टीम हमारी नौशहरा से अजय जी, सुखदेव जी और हमारे यहाँ के हसान मिर्जा जी, बाकी विक्रांत जी, शक्ति जी, पूरी टीमें जो है हमारे साथ थी। जी हम आपको बता दें सर कि हमारा समाज पिछले 1 हफ्ता से सोया नहीं था, क्योंकि बहुत 70 सालों के प्रयास के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया था और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के इसको दबा दिया गया था। तो मैं तो आप बताना चाहता हूँ आज 23 तारीख को शहीदी दिवस है और इस शहीदी दिवस पे आज के दिन ही अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज को आज ही एसटी का आरक्षण मिला है। हमारे सर्टिफिकेट नहीं मान रहे थे, लेकिन हम ज़ेरे
क़यादत ताब आसान मिर्ज़ा के हम सब नशहरा से जो आए हैं यहाँ रजौरी के भी हम मिले से DC साहब से, तो ये हमारा हो गया। सबको हम कहते हैं यहाँ से कि मीडिया के थ्रू कि जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मेंढर में रमज़ान और होली के दौरान अशाए ज़रूरियात की कीमतों और मयार पर नज़र रखने के लिए एक टीम तश्कील दी है। SDM इमरान रशीद की तश्कील करदा मार्केट चेकिंग टीम ने मेंढर टाउन के मुख्तलिफ बाज़ारों का मुआयना किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चेकिंग की गई। दुकानदारों को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों जैसे रेट लिस्ट और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट ज़ाहिर न करने, ओवर चार्जिंग और घरेलू सिलेंडरों को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर जुर्माने किए गए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DC साहब का और SSP साहब का हमें डायरेक्शन थी, हदायत थी कि आज होली का त्यौहार है कल से और रमज़ान चल रहा है, तो हमें ये थी कि पहले भी जैसे हम रूटीन में मार्केट चेकिंग करते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो उसके लिए ये थी कि मार्केट की चेकिंग की जाए, रेट्स देखे जाएँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स वगैरह के, और साथ में ये भी देखा जाए कि खासकर सफाई पे ध्यान रखा जाए। और जब से हुआ तो हमने यहाँ पे सफाई का काफ़ी अच्छे से टीमें का कॉन्स्टिट्यूट की हुई है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और वो काम कर रही है, अच्छी सफाई देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट है। तो टीम ने फिर भी देखा जहाँ पे कहीं हमें लगा कि कोई वायलेशन कर रहा है, उसको चलान किए गए हैं। एक दो स्वीट शॉप वालों को किया, कुछ मीट्स वालों को किया, और उनको डायरेक्शन दिए कि अगर आप फिर भी बाज नहीं आएगा कोई, तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है या शॉप है उसको सीज किया जाए। जिला इंतजामिया बारामूला ने वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस तकरीब का मकसद इंतखाबात और जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई करना है। पहली बार वोट देने वालों को एक मुनफरिद अंदाज में आगाह करने के लिए दरियाई जहलम में दीवान बाग से खानियार के इको पार्क तक एक कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मकामी नौजवानों, तलबा और SDRF एहलकारों ने शिरकत की। कश्ती रैली को डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने दीवान बाग में हरी झंडी दिखाई और इसका इस्तकबाल CEO बारामूला बलबीर सिंह ने किया। मेरा ये पहला वोट है। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं पहला वोट डालने जा रही हूँ। और पहले मैं अपने यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि हम जाते हैं पहले वोट डालने के लिए, ये सिर्फ वहाँ पे ठप्पा लगाते हैं तो निकलते हैं, नहीं, ये इतना ही नहीं, हमें पहले सोचना है कि वोट डालना किसे है, हमें पहले चुनना है कि हमारे लिए कौन सा सही है। और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं वोट कब डालूंगी, क्योंकि मुझे भी देखना है हमारा डेवलपमेंट जो है कैसे डेवलप होगा, और इस वोट की वजह से मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगी। मेरा राइट है ये, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मेरा फर्स्ट वोट है और मैं वोट डालने के लिए रेडी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी यूथ को कि अपना वोट प्लीज़ ज़ाया मत करो। हम बाहर के स्टेट्स में देखते हैं, फिर बोलते हैं कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है। जब हम लीडर्स को ही नहीं आगे आने का मौका देते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। सो कश्मीर में एक टैबू बन गया है कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स में कीचड़ है, लेकिन जब हम एज अ यूथ नहीं उतरेंगे उसको साफ करने के लिए, तो कौन उतरेगा। सो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट डालें और अपने इस राइट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं या 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में, कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आएँ और वोट करें। फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने महकमे तालीम के इश्तराक से पुलवामा में 10 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चों के लिए एक रोज़ा नर्सरिंग कैंप का इनेकाद किया। वुमेंस कॉलेज पुलवामा में मुनक्किद किए गए इस कैंप में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के बच्चों ने शिरकत की। कैंप में बच्चों के लिए फ़न मुसव्वरी का मुकाबला रखा गया, जबकि बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम किया गया। ये छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, अभी से उनको उनके फ्यूचर के बारे में हम समझाए, उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और उनसे भी जान ले कि ये अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज यहाँ पे ये इवेंट रखा है। इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं काफ़ी डिपार्टमेंट से, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ताकि ये बच्चे आगे जाके उन्हीं के नक्श कदम पे चल के जिंदगी में अपना नाम कमा सकें। पुराने ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स थे वो उतने एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास इतने एवेन्यूज़ नहीं थे कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें पढ़ाई के लिए। यहाँ पे इतने सारे करियर चॉइसेस थे, उनके ध्यान में नहीं था। आई थिंक इस प्रोग्राम की वसादत से एक मैसेज जाएगी तमाम पब्लिक को कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे करियर चॉइसेस हैं जहाँ हमारे बच्चे बहुत एक्सेल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एग्जीक्यूटिव अफसर और
सह प्रभारी बीजेपी मोहम्मद रफीक वानी का कहना है कि जब दिल्ली में बीजेपी ने माजी में इलेक्शन में धांधली नहीं की तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में ऐसा किस तरह से होगा। वानी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। रफीक वानी ने खुर्रम हजरत बल और श्री गुफवाड़ा में सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर हाजिरी दी और शब अव्वल के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम जियारतों और दरगाहों की तजदीद व मरम्मत और सहूलियात को बढ़ाने के लिए भी इक़दाम उठा रही है। तो हमने जब वहाँ दिल्ली में कहीं पे चोरी नहीं की तो यहाँ कैसे चोरी हो सकते हैं? वो गलत है, वो तो उनका वो खोखले हो चुके हैं, इसलिए तो वही इल्ज़ाम तराशी होगी और कुछ नहीं। उनके पास अब रशा रहा है कि किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। ज़ैन बादशाह के वहाँ पे आज शब अव्वल है, वो भी बड़े जोश खरोश के साथ आज शब खानी वहाँ पे हो रही है। वहाँ पे भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा बता के रखा है कि किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा दौरा है कि यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं, यहाँ के रहने वाले जो भी है, किसी को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करने पड़े, उसी के लिए हमारा ये दौरा है। और हम कोशिश करेंगे कि वक़्फ़ को बहुत आगे ऊंचाई तो ले जाएंगे। हमारे दौरों का यही मकसद है, जिस जियारत पे हम जाते हैं वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको हम फास्ट ट्रैक पे आगे ले जाएंगे। अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ कौमी शाहराह को NHIDCL ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर बहाल कर दिया। ताहम अभी शाहराह पर ट्रैफिक प्लान को मुरतब नहीं कर दिया गया। शाहराह के खुलने के साथ ही अब मशहूर सयाहती मकाम सिंथन टॉप भी सयाहों और दीगर विजिटर्स के लिए खुला रहेगा और लोग अब आसमान को छूते हुए खूबसूरत बर्फीले नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। वाज़ रहे कि सिंथन टॉप कश्मीर और चिनाब वैली को मिलाने का एक अहम रास्ता है। टाइम में हमने सिंथन पास को बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो पिछले लगभग 1 महीने से फ्रीक्वेंट स्नोफॉल वहाँ पे हो रहा था और उसको हमने क्लियर किया। कल हमने पूरा रूट जो है वो थ्रू किया। तो इसकी मद्देनज़र रखते हुए वी आर लाइकली एक्सपेक्टिंग कि IGP ट्रैफिक एक एडवाइजरी इसमें इशू करेंगे जिसमें सिंथन पास पे 1 वे ट्रैफिक होगा, यानी कि एक दिन अनंतनाग से किश्तवाड़ और दूसरे दिन किश्तवाड़ से अनंतनाग की तरफ ट्रैफिक चलेगा। ये जो 1 वे ट्रैफिक है ये इन लाइंस ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक कन्वीनियंस की वजह से है। हालांकि हमारा रोड जो है बिल्कुल क्लियर है, बट स्टिल पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हुए हमने इसमें रिकमेंड किया है कि 1 वे ट्रैफिक इसमें रखा जाए। और ये भी मैं बड़े प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि ये कश्मीर का वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस है और सबसे पहला खुलने वाला पास है इस टाइम पे। अभी लगभग हमारे सारे पासेस बंद हैं, बट हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी मेहनत और हमारे वर्कर्स की मेहनत की वजह से आज हमने इस पास को फिर से एक बार कम टाइम में रिस्टोर किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे की घटनाओं में आई 70% की कमी। चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में हुई घर वापसी। कठुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया जश्न, कहा इस बार भाजपा को देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने आयोजित किया कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। 10वीं के छात्रों के लिए वाहन मैकेनिक प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए सेना ने शुरू की पहल। बेरोजगार युवाओं के लिए है बहुत उपयोगी कमांडिंग ऑफिसर। जम्मू के केके हॉकी स्टेडियम में युवा हॉकी खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। कई हॉकी क्लबों ने भी किया कड़ा विरोध प्रदर्शन। उधमपुर में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। लेह में मोबाइल वैन काउंसलिंग सुविधा का शुभारंभ। धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। कटरा में प्रीमियर लीग सीजन 4 का सफल समापन। विजेता टीम को 6 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। टूर्नामेंट में कुल 31 टीमों ने लिया था भाग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। SSP ट्रैफिक दिही कश्मीर RP सिंह ने DSP ट्रैफिक पुलवामा शोपियां डॉक्टर मुदस्सिर तरम्बू के हमरा NH44 चंधारा पांपोर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान किए गए। SSP ट्रैफिक रूरल ने अवाम से अपील की कि ट्रैफिक के कवायद और उसूलों पर अमल करें। लोगों के तई जो जितना भी हमारा एक
रोल है वो हम लोग पहुंचाएं, और सो दैट दे कैन बिकम अवेयर एंड दे शुड नो एंड दे शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। और उसके साथ साथ हमारी एक कोशिश रहती है कि ये जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक इंटेंसिटी ऑफ जो ये अपना ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, वो परचेज भी हो रहे हैं, और उसके दो ही कारण मेरे को एक अपरेंट लग रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है कि ओवर स्पीड, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और प्लस ओवरलोडिंग का, ये 3-4 जो सबब जो कंट्रीब्यूट टू द एक्सीडेंट्स। तो मेरी आपके माध्यम के थ्रू और लोगों को, कम्यूटर्स को और जो पैसेंजर्स हैं एज वेल एज टू द ड्राइवर्स, टू द ओनर्स, कि आप इनसे गुरेज करें और दे शुड फॉलो दीज रूल्स और रेगुलेशंस। और ओवर स्पीड को जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही हम लोग ओवरलोड जो कर रहे हैं जो हमारे माजूर और कुदरती आफात से मुतासर अफराद के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गांदरबल स्पोर्ट्स फॉर चेंज के तहत रियासती सतह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया। प्रोग्राम के लिए एथलीट्स का इंतखाब ज़िले सतह पर कामयाब ट्रायल्स के बाद किया गया, और इस इक़दाम का मकसद पसमानदा कम्यूनिटीज़ के बासलाहियत खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें कौमी सतह पर मौक़े फराहम करना है। 6 अज़ला के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा पेश किया। तकरीबन 300 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने ज़िला सतह के ट्रायल्स में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और मेरी यही मैसेज रहेगी यूथ की, और कि वो आए और पार्टिसिपेट करे। इससे यूथ का दिमाग जो है वो बुराइयों से दूर रहता है और उनको एक्सपोजर भी मिलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सब आए फुटबॉल की ट्रायल दीजिए, गलत काम में मत लगिए। इंशाल्लाह मैं बनना चाहता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, क्योंकि इससे फिजिकल फिटनेस ठीक रहती है, मेंटल भी इससे डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ पे आके आप देखो कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो कैसे खेल रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड SCL फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो स्कॉलरशिप इनको तब तक मिलेगा जब तक वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, चाहे उनको स्पोर्ट्स में जाना हो। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की सेरीपुरा पंचायत के लोगों ने महकमे PWD के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अवाम का कहना है कि महकमे ने 3 किलोमीटर सड़क की कटाई मुकम्मल कर दी, ताहम हिफाजती दीवारें और निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया। बारिशों के दौरान मरकजी ग्राउंड, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने महकमे PWD से फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया। परेशान है कि सर हमारी जो है जमीन जो है खत्म हो चुकी है, पत्थर ही पत्थर आ चुके हैं, कहीं ड्रेन नहीं है, कोई कोई डंगों का सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, ज़मीनें बर्बाद है। यहाँ तक कि आप इधर देख सकते हैं, ईदगाह भी हमारा चला गया है, मस्जिद जो है डैमेज में है, दरारें मस्जिद में पड़ी हुई है, कब्रिस्तान जो है डैमेज में है। घर तो थे, हम सर गुजारिश करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, खास करके गवर्नर इंतज़ामिया से, कि मेहरबानी करके इस अवामुन नास, इस गरीब का कुछ ख्याल करें। अब रोड नहीं छोड़े, ये DDC चेयरमैन की कमजोरी है, उनने उसके साथ कोई फैसला नहीं किया। अगर किया होता, जो 2-4 घर रास्ते में आते हैं, तो आज तक हमें रोड, जैसे सोंडा में रोड जो है मुकम्मल हो, इसी तरह यहाँ भी रोड मुकम्मल होता। देखिए जो हमारा टेका पॉइंट बांध है 2-3 महीनों से पहले वहाँ तो खुला था, यहाँ तक जहाँ तक कटाई हुई वहाँ तक हम पहले खुश थे कि हमारी काम अब शुरू हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब से बारिशें शुरू हो गई है, टेका पॉइंट फिर फयाज साहब ने बंद किया है। उसको हम कहते हैं, वो बोलते हैं जब तक ना मुझे मकान का मुआवजा आए मैं टेका पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। हालिया दिनों न्यूज़ 18 ने पदगामपुरा अवंतीपुरा में सड़क की खस्ताहाली को लेकर एक खबर नश्र की थी, जिसका महकमा R&B ने संजीदा नोटिस लेते हुए इस राब्ते सड़क पर काम शुरू किया। खस्ताहाल सड़क की वजह से इलाके की आवाम को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा था। सड़क राब्ते पर काम शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने महकमे और न्यूज़ 18 JKLH का शुक्रिया अदा किया। एरमाला तक इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी, और हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू का, जिन्होंने इस मसले को उछाला, और हम शुक्रिया अदा करते हैं इंजीनियर रूफ का और AEE अब्बास साहब का, जिन्होंने जल्द से जल्द इस पर गौर किया। और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुपवारा ज़िले के अवाम महकमे बिजली पर काफ़ी बरहम है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी बिजली की अदम दस्तियाबी ने अवाम की मुश्किलात को बढ़ा दिया। उन्होंने महकमे बिजली पर ग़फलत शारी का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि सहरी और इफ्तारी के औकात बिजली गायब रहती है। सार्फिन ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग की।
फीस भरे कुछ फीस भरा फीस भरा से पावर टोटल ये पर सरकार ना कहें रात पे कुछ पावर मतलब मारे रमजान साहब पावर ना कुछ ना जाला शमा क्या शमा जाला बिल्कुल असल को फीस भरा मगर पावर वावर कहें सारन पे सारे शमा पावर कहें फीस भरा सारी भरा फीस ना कहें फीस भरा कंटिन्यू आज भी हम 2 पावर वुचन 3 बजे से 7 बजे तक नमाज खत्म होती है और ये सहरी का वक्त खत्म होता है, तो 4 घंटे सुबह भी रखो। तो इंशाल्लाह रहमान उस पर अमल हो रहा है। अगर कहीं पे शिकायत हो तो मेरा नंबर आपको है, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो। कोशिश हम करेंगे कि कुपवारा के लोगों के कम से कम तकलीफ में हमारे डोडा बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर अस्र के नजदीक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 साला बच्चे को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। इतलात के मुताबिक जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ से आ रही एक जायलो गाड़ी ने 4 साला बच्चे को टक्कर मारे। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बहू परिहार वल्द बचन सिंह साकिना अस्र के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बड़गाम जिले के तहसील नारबल के काऊसा खालसा में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़कों और घरों के सहनों में जमा हो रहा है। जमाशुदा पानी से उठने वाली बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खतरा भी लाहक हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले के हल के लिए कई दफा तहसीलदार नारबल को तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत आप खुद देख रहे हो पानी कितना है इधर। मकबरा हमारा ये है, अगर खुदा अगर मरना तो हर किसी को, हमको भी मरना है। अगर जनाजा उठाएंगे हम, किसी का भी चल नहीं सकेगा। ये आप खुद देख रहे हो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि किसी ने बंद किया। अलबत्ता लोगों को भी खुद सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत पानी 3 महलों से आता है, फिर यहाँ पे जमा हो जाता है। हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ बीमारियों का खतरा होता है, क्योंकि जब जो ये गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे बदबू आने लगेगी। लिहाजा हम मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस ड्रेनेज का मसला हल किया जाए। ड्रेनेज थे वो कुछ लोगों ने बंद किया है। उसके बाद हमने पुलिस से भी गुजारिश की थी, कि तहसीलदार साहब को भी गुजारिश की थी। वो काऊसा खालिसा के वार्ड नंबर 3 के लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और पानी की निकासी में काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यहाँ बदबू की वजह से बीमारियाँ फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। और इसलिए लोग कहते हैं कि आज तक उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बताया है, उनकी नोटिस में लाया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ ये ड्रेनेज सिस्टम बंद कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की मुकामी आबादी जो है इन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनके सहनों में पानी दाखिल हो गया है और इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और इस पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं काऊसा खालिसा से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।